कुछ मान लीजिए सेशन आपका छूट जाता है, या मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन खराब है, या कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम है, तो बात अलग है ना। वरना इसको सेशन को यहीं पे कंप्लीट करने की आप कोशिश करें, मैं यही चाहूँगा। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप लोग जो है प्लीज़ ये कमेंट्स ना डालें, कोई बहुत ही नेसेसरी कमेंट है तभी डालें, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, नोटबुक निकालें, पेन निकालें, ठीक है, और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। और ये बेफालतू की कमेंट बाजी छोड़ दे कि सर हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। भैया मेरे को यूट्यूब से एक पैसे की कमाई नहीं होती है, ना मैं कमाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ, ये केमिस्ट्री मेरा पैशन है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बच्चों से मैं जुड़ूँ, ज़्यादा बच्चों तक मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। भगवान की दया से मैं जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उसमें मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कमाने के लिए कि मैं यूट्यूब के ऊपर आऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अननेसेसरी कमेंट ना करें, मैं यही बोलूँगा। आप लोग अपनी पेन कॉपी निकालें, पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना, वरना ये जो सेशन है इसका मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जो आपको पूछनी है ना, तो ही आप कमेंट करें, अदरवाइज प्लीज़ कमेंट अवॉइड करें, नोटबुक पेन निकालें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो जैसे मैं बता रहा था आपको इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा आपको कि ओलियम क्या होता है ना, क्या चीज़ है ये ओलियम, है ना। उसके बाद में हम लोग परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास जो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम है ये क्या होती है। उसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम पे और परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 के ऊपर, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 जो है उसके ऊपर करेंगे, क्लियर है। कुछ सिंपल प्रॉब्लम लूंगा शुरुआत में मैं, और फिर कुछ एक दो मुश्किल प्रॉब्लम लूंगा, और उसके बाद बेटा मैं आपको DPP भी दूंगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे सेशन में करेंगे, फिर एक DPP मैं आप लोगों को दूंगा, वो DPP पूरा सोल्ड है ना, तो उसके प्रॉब्लम फिर आप सेशन के बाद में कर सकते हैं। सेशन जो खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो उसके बाद में फिर आप लोग जो है उस DPP को सोल्व करेंगे, तो आपके जो कंसेप्ट हैं और जो आपकी पकड़ है इस टॉपिक पे वो पूरी की पूरी जो है अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम, है ना। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, क्या अलग है ना। तो इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो ओलियम है उसका क्या यूज है ना, इंडस्ट्री में क्या यूज है इसका, कहाँ पे काम में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ ओलियम जो है रिएक्शंस में यूज होता है ना। कोई बहुत ज्यादा हमारे पास जो है कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये DPP ग्रुप में भेजोगे क्या। नहीं, DPP मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, है ना। जैसे सेशन खत्म होगा उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा DPP का, पहले नहीं डालूंगा, है ना। अदरवाइज आप पहले खोल के बैठ जाओगे उसको बिना सेशन को जो है समझे हुए। तो जैसे ही हमारे पास ये सेशन खत्म होगा उसके आधे घंटे बाद ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DPP का लिंक डाल दूंगा, और आप लोग वो DPP जो है यहीं पे आकर के जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप में मैं नहीं भेजने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, जिसको कि कई बच्चे ओलियम से भी कंफ्यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो है हम लोग क्या कोई इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का कोई साल्ट भी हमारे पास होता है, ठीक है। क्या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है जिसके बारे में आप इतना पढ़ते हैं, क्या इसका कोई वेल नोन साल्ट है तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आज ओलियम का हम एक तरह से ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ओलियम कभी अब आपके सामने आएगा तो उसके बारे में A to Z सब आपको पता होगा, है ना। तो ये जो सेशन है ये सिर्फ परसेंटेज आपके पास लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि ओलियम को लेकर के और भी जितने आपके पास इश्यूज होते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, वो सारे के सारे आज यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना था उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और अब जो है हम लोग अपना सेशन जो है वो शुरू करते हैं। अभी तक मैं आपको सिर्फ यही बता रहा था कि सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं ये आता हूँ कि बेटा ओलियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ओलियम होता है, आप कंसंट्रेट, आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड लें और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है डिजोल्व कर दें, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास लेना है आपने प्योर, ठीक है, आपने प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है बेटा, तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके अंदर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर डिजोल्व कर देंगे तो वो आपके पास कहलाता है ओलियम। तो ओलियम का कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले तो मैं बता दूं, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है ओलियम का कि भाई ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ओलियम का, नहीं। ओलियम क्या है, सिर्फ कि आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व कर दिया, सिर्फ यही हमारे पास ओलियम है ना। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्यों, क्योंकि कितना सल्फर ट्राइऑक्साइड आप डिजोल्व करोगे, है ना, ये डिपेंड करता है, ज्यादा कर सकते हो कम कर सकते हो। तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो क्वांटिटी जो है हमारे पास, वो जब डिफाइंड ही नहीं है ना, आप कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो, तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला भी कोई नहीं होता। आप ओलियम को जस्ट ये लिखोगे SO3 प्लस H2SO4। अब ये ओलियम जो है ये आता कहाँ से है ना। थोड़ा सा मेरा जो टैबलेट है उसकी सेटिंग आज ढंग से नहीं हो पाई है, तो मे भी शायद राइटिंग में थोड़ा बहुत इशू आएगा। आई होप आप लोग मैनेज कर लोगे उसको, है ना। नेक्स्ट टाइम से ये नहीं आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट बार मैं कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग, तो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ये पेन टैप के साथ थोड़ा सा जो इशू आ रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना आप इस बार के लिए। तो हमारे पास जैसे मैंने बताया ओलियम सॉल्यूशन SO3 और H2SO4 का। H2SO4 आपके पास प्योर लेना है आपने 100%। ठीक है, क्या लेना है आपने, 100% लेना है आपने। क्लियर है बेटा, तो 100% आप जो है H2SO4 प्योर H2SO4 लोगे, उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजोल्व करोगे, तो यानी कि ये वेरिंग कंसंट्रेशन का हो गया। आपके पास जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड कम भी हो सकता है, इसमें ज्यादा भी हो सकता है। अब ये ओलियम यूज क्या आता है ना, तो पहले तो ये चीज आएगी कि ओलियम आता कहां से है भाई, है ना। ओलियम हमारे पास आ कहां से रहा है, पहले तो हम इसी चीज के ऊपर चलते हैं कि फ्रॉम वेयर ओलियम इज कमिंग। तो देखिए जो +2 के बच्चे हैं शायद उन्होंने पढ़ा हो, +1 के बच्चों को तो इसका आइडिया नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूं कि H2SO4 जो है बेटा, है ना, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है कि इसके थ्रू आप लोग H2SO4 मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, अब इसका जो आउटले है वो मैं बता रहा हूं, इसके डीप में नहीं जा रहा हूं मैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप सल्फर जो है उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, SO2 बनाते हैं, फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में SO2 को कन्वर्ट करते हैं आप SO3 में। ठीक है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 बनाते हैं, फिर कुछ कैटलिस्ट हैं उनकी प्रेजेंस में आप उसको कन्वर्ट करते हो SO3 में, और SO3 जो है आपके पास, ठीक है, इसमें इसको अब हमें कन्वर्ट करना है H2SO4 में, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है H2SO4 की प्रिपरेशन के लिए होता है। SO3 में अगर आपने पढ़ा होगा H2O डाल दो, क्या डाल दो आप, H2O, तो बन जाता है भाई H2SO4। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन इश्यू क्या है कि जब SO3 में आप H2O डालते हो डायरेक्टली, तो ये एकदम हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इतनी हीट लिबरेट होती है कि H2SO4 की मिस्ट बनेगी, है ना। H2SO4 लिक्विड में नहीं मिलेगा आपको, मिस्ट बनेगी, और उसको कंट्रोल करना जो है हमारे पास बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग SO3 को डायरेक्टली वाटर में ऐड नहीं करते हैं, बल्कि हम SO3 को H2SO
4 में ऐड करते हैं, प्योर H2SO4 में, ठीक है। और आपके पास जो है ये आपके पास बन जाता है, अभी जैसे आपने पढ़ा है ओलियम, ओके। तो आपके पास ओलियम मिल जाएगा, है ना। तो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ओलियम होता है। तो अब ओलियम का क्या करें हम लोग, है ना। ये ओलियम जो है ये आपके पास यूज आएगा टू प्रोड्यूस H2SO4। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले तो जैसे ओलियम जो है हमारे पास, जैसे मैंने बताया इट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और क्या होता है ये SO3 100% H2SO4। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये फोग की तरह होती है, जैसे फोग दिखाई देता है ना आपको, वैसी होती है। तो आपके पास जो ओलियम है उसको जब आप कॉन्टेक्ट ऑफ एयर में लाओगे, बोतल को खोलोगे, तो उसमें से SO3 के फ्यूम्स बाहर निकलेंगे, तो आपको लगेगा जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड इज फ्यूमिंग, है ना, इसीलिए उसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलते हैं। तो अब मैं इस चीज के ऊपर आ रहा था कि भाई हमारे पास जो ओलियम है इससे हम फिर H2SO4 कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जो ओलियम है उसमें भैया SO3 है और ओलियम में H2SO4 है, ठीक है। तो SO3 जो है बेटा, इसमें आपने पढ़ा है कि अगर वाटर मिल जाए तो बन जाता है H2SO4, है ना। अब अगर सिंपल SO3 है अकेली और उसमें H2O मिलाओ तो मैंने बताया H2SO4 का क्या बनता है, मिस्ट। लेकिन अगर वो डिजोल्व है H2SO4 में, है ना, और ओलियम के रूप में है, तो अगर उसमें हम वाटर मिलाते हैं तो मिस्ट नहीं बनता है, तो आपके पास सॉल्यूशन बनता है H2SO4 का, ठीक है। तो डायरेक्टली SO3 में वाटर मिला के H2SO4 बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये आपके पास मिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम H2SO4 के अंदर SO3 को डिजोल्व कर लें और फिर उसमें पानी मिलाएं तो बनेगा तो H2SO4 ही, लेकिन अब की बार कोई मिस्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, आपके पास आसानी से आपके पास H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ओलियम को यूज करते हैं H2SO4 बनाने के लिए। SO3 में डायरेक्ट H2O मिला के H2SO4 नहीं बनाते हैं। तो अब भाई मार्केट में आप जाएंगे तो वहां पे आपके पास जो है ओलियम मिलेगा। ओलियम का काम क्या है, ओलियम किस काम आएगा। ओलियम देखिए कोई डायरेक्ट लेबोरेटरी रिएजेंट नहीं है हमारे पास, है ना। ऐसा नहीं है कि ओलियम से आप डायरेक्टली कुछ रिएक्शंस करेंगे, बहुत रेयर केस में हम इसको एक लैब रिएजेंट यूज करते हैं। जो लैब रिएजेंट है मेरे पास वो क्या है, वो है H2SO4, है ना। तो ओलियम का काम यही है कि ओलियम जो है उससे हमें H2SO4 बनाना है ना। तो ऑब्वियसली ओलियम की मैं मोलरिटी लिख दूं या उसकी मोलरिटी लिख दूं या मोल फ्रैक्शन लिख दूं उसकी बोतल पे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे यूज ही नहीं करना, मुझे तो उससे H2SO4 बनाना है और तब उसको यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं ओलियम की बोतल पे वो इंफॉर्मेशन लिखता हूं कि ये जो ओलियम है भैया मेरे पास, इससे मुझे कितना H2SO4 मिलेगा, है ना। इस चीज को समझिए, ओलियम को हमें डायरेक्टली यूज नहीं करना है, ओलियम की हमें किसी से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करानी है। वो बहुत रेयर केस में होता है कि आप ओलियम को एज लेबोरेटरी रिएजेंट यूज कर रहे हो। ओलियम का काम क्या है कि ओलियम से आपको H2SO4 बनाना है। जैसे मैंने बताया ओलियम में वाटर मिलाएंगे तो उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलके H2SO4 बना देगी, ठीक है। और कुछ H2SO4 उसमें पहले से प्रेजेंट है, तो टोटल आपके पास H2SO4 मिल जाने वाला है। तो ओलियम का काम क्या है कि उससे हमें H2SO4 बनाना है। तो ओलियम की बोतल के ऊपर अब हम ओलियम की कंसंट्रेशन लिख के क्या करेंगे कि इसकी मोलरिटी इतनी है या ये है या फलाना है ढिमकाना है, नहीं। हम उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जिससे हमें ये पता लगे कि इससे कितना H2SO4 बन जाएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ओलियम की बोतल पे आपके पास परसेंटेज लेबलिंग होती है ओलियम की, है ना। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई ओलियम की बोतल है, सपोज कीजिए। अच्छा, ओलियम का कलर कैसा होता है, ये बिल्कुल आपके पास कलरलेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड की तरह। और जैसे मैंने बताया अगर ढक्कन खोलोगे इसका तो फ्यूम्स निकलेंगे SO3 के, और वो एकदम फॉग की तरह होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसके ऊपर सपोज कीजिए आपके पास लिख रखा है 109%, ये लिखा हुआ है, इसकी ये लेबलिंग क्यों है 109%। तो अब इसका मतलब समझो आप लोग, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूं 100 ग्राम, है ना, ओलियम, ठीक है। इस बोतल में से मैं 100 ग्राम ओलियम लेता हूं, तो मैं अगर इसमें बेटा ऐड कर दूं
9 ग्राम वाटर, क्या ऐड कर दूं, 9 ग्राम H2O, है ना। देखो 109 क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर, लेबलिंग थी, है ना। तो 100 ग्राम वॉल्यूम लेने पे हमें कितना वाटर ऐड करना है, 9 ग्राम, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 109 आपके पास लेबलिंग है, तो 100 ग्राम वॉल्यूम लूंगा तो मुझे 9 ग्राम उसमें वाटर डालना है, ठीक है। तो टोटल कितना बन जाएगा अब ये दोनों ऐड होने के बाद, 109 ग्राम, ठीक है। और ये 109 ग्राम जो है बेटा आपके पास, ये सारा का सारा क्या बनेगा, ये बनेगा 100% H2SO4, यानी कि सारा का सारा ये H2SO4 बन जाएगा। इसके अंदर ना तो कोई SO3 बचेगा, ना ही जो वाटर डाला है आपने वो बचेगा। ये जितना भी वाटर डाला है 9 ग्राम, सारा का सारा जो SO3 प्रेजेंट था उससे रिएक्शन कर जाएगा आपके पास, और 109 ग्राम H2SO4 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर 100 ग्राम वॉल्यूम लेता हूं तो उसमें अगर मैं 9 ग्राम वाटर डालूंगा तो 109 ग्राम H2SO4 बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसकी जो परसेंटेज है वो 109% है। अब देखो मजे की बात, देखो आप, मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि परसेंटेज 100 से ऊपर हो, है ना। जैसे आपके मार्क्स आते हैं 80%, 82%, भाई मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 100%। क्या 100% से ऊपर मार्क्स आते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया आपके पास परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, आउट ऑफ 100, तो 80% मार्क्स मतलब 100 में से कितने मार्क्स आए। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का मतलब उल्टा है ना। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ये नहीं बता रहा कि इसमें 100 ग्राम में कितना SO3 है या कितना H2SO4 है, नहीं, ये तो ये बता रहा है कि 100 ग्राम वॉल्यूम लोगे तो आपके पास जितना भी SO3 इसके अंदर प्रेजेंट है उसको आप वाटर के साथ एक्शन करके जब H2SO4 में कन्वर्ट करोगे तो 109 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भैया जो है ये परसेंटेज लेबलिंग क्यों होती है ना, और क्या होती है, ठीक है। अब जरा हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। कि मान लो ये हमारे पास जो है जैसे मैंने बोला 100 ग्राम वॉल्यूम लिया था और उसमें 109 ग्राम H2SO4 बन गया, आपने कितना ऐड किया, 9 ग्राम H2 ऐड किया इसमें, ठीक है। कितना ऐड किया, 9 ग्राम H2। तो अगर मैं ये बोलूं कि 100 ग्राम में कितना SO3 था और कितना H2SO4 था, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। कैसे, आप देखिए भाई, ये जो एक्स्ट्रा H2SO4 बना है ये इस रिएक्शन से ही बना है हमारे पास, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 1 मोल SO3 के साथ 1 मोल H2O रिएक्ट करता है ना। और SO3 का मोलर मास कितना होता है, 32, सल्फर का 16 3 48, यानी कि हो गया 80, ठीक है हमारे पास। तो यानी कि 80 ग्राम SO3 जो है उसके लिए मेरे पास 18 ग्राम चाहिए वाटर, ठीक है। 80 ग्राम SO3 की 18 ग्राम वाटर चाहिए, है ना। तो 9 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा निकाल सकता हूं मैं, है ना। देखिए 18 ग्राम H2O रिक्वायर 80 ग्राम SO3, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा भाई, 80 डिवाइड बाई 18, है ना। ये आ जाता है 4.444, ठीक है। तो 9 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा आपके पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 4.444, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये मेरे ख्याल से जो है 40 वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। तो 40 ग्राम आ गया, है ना। यानी कि आपके पास 100 ग्राम जो वॉल्यूम था उसमें मेरे पास 40 ग्राम था SO3, तो H2SO4 कितना था इसमें, ऑब्वियसली 60 ग्राम। थोड़ा सा बेटा ये मेरा पेन का सेटिंग आज सही नहीं है ना, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों से माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दूंगा। आज थोड़ा सा पहली लाइव क्लास थी तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाया, मेरा ज़्यादा ध्यान इसी के ऊपर था कि सेटअप कैसे हो, है ना, और कैसे मैं लाइव क्लास ले पाऊँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पेन का इशू चल रहा है, ये थोड़ी इंक जो है आपके पास इधर उधर बिखर रही है पेन की, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये इशू नहीं रहेगा। तो आप गौर कीजिए हमारे पास 9 ग्राम जो मेरे पास जो है मैंने
वाटर लिया, उसके लिए SO3 कितना चाहिए, मैंने निकाल लिया 40 ग्राम, है ना। तो 40 ग्राम SO3 है और 60 ग्राम मेरे पास क्या है, H2SO4। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मैं इन चीजों को जनरलाइज कर रहा हूँ, है ना, बार बार ना करना पड़े इसलिए। अगर आप मान लीजिए लेबलिंग को L लिख देते हैं, है ना, लेबलिंग जो है हमारे पास उसको L लिख दो आप, है ना, कितनी लेबलिंग है। ठीक है, ये मेरे पास लेबलिंग हो गई, जो कि जैसे यहाँ पे 109 है ना। और मैं x लिख देता हूं अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा क्या होगा, आपने अभी देखा जो लेबलिंग है उसमें से 100 घटाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास लेबलिंग कितनी थी, 109। तो आप 100 ग्राम वॉल्यूम लोगे तो कितना वाटर डालना पड़ेगा, 109 माइनस 100, है ना। तो जो वाटर डालना है आपने वो कितना डालना है, हमेशा लेबलिंग माइनस 100। और यहां से देखिए ये जो मैंने किया है, तो यहाँ पे 18 ग्राम H2O रिक्वायर 80 ग्राम SO3, तो 9 ग्राम के लिए मेरे पास कितना आ गया, ये इसको जनरलाइज करूं मैं, मान लीजिए हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर 9 ग्राम ना होता, कुछ और होता, जैसे x, है ना, तो अमाउंट ऑफ SO3 कितना आ जाएगा, 4.44 इंटू एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 9 किया है वैसे ही आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, तो जनरलाइजेशन सा मैंने कर दिया एक, क्योंकि आगे कुछ चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं तो बार बार मैं ये ना करूं। आप चाहें तो शुरुआत से कर सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम है, लेकिन कुछ चीजें मैं जनरलाइज करूंगा अभी आगे कुछ समझाने के लिए आपको, तो बार बार मुझे ये ना करना पड़े, इसलिए जो है मैं ये चीज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए x हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर है, जो आपके पास लेबलिंग माइनस 100 है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अमाउंट ऑफ SO3 हमेशा क्या आएगा, 4.44 इंटू एक्स, और x क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास अगर क्लियर हो गई हैं आप लोगों को, तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब मैं इस चीज पे आता हूं कि मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग वॉल्यूम की क्या हो सकती है। ठीक है, आपके पास मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम जो है वो क्या होती है। ठीक है भाई, अभी तक हमने देखा कि जो लेबलिंग है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरे पास, है ना, लेबलिंग की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास बेटा जो है, सॉरी, लेबलिंग की जो वैल्यू है वो 100 से हमेशा ऊपर रहती है। अब मैं इस चीज के ऊपर आ रहा हूं कि 100 से तो ऊपर रहती है, मिनिमम क्या हो सकती है, क्या वो 100 से नीचे भी हो सकती है ना। तो इसी चीज को हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी मैंने निकाला, है ना, उसको मैं यूज कर रहा हूं कि अमाउंट ऑफ SO3 इज इक्वल टू x इंटू 4.444, और x क्या है, x है अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, x क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ वाटर इंटू 4.444, और अमाउंट ऑफ वाटर क्या है भाई, अमाउंट ऑफ वाटर है मेरे पास बेटा लेबलिंग माइनस 100। ठीक है, लेबलिंग माइनस 100, है ना, इंटू 4.444, ये है मेरे पास अमाउंट ऑफ SO3। ठीक है, दिस इज अमाउंट ऑफ SO3। तो अगर हम लोग जो है अमाउंट ऑफ SO3 के ऊपर जाएं, है ना, तो भाई आपके पास ये बताइए जो मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट है SO3 क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास, क्योंकि मुझे मिनिमम परसेंटेज निकालनी है लेबलिंग की, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ SO3 क्या हो सकता है ओलियम में। भाई ओलियम दो चीजों का मिलकर बना है, एक आपके पास H2SO4, एक SO3 है। अगर आपके पास SO3 जो है वो भैया 0 हो जाए,
है ना, मतलब 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली H2SO4 बन जाएगा सारा के सारा, ओलियम बचेगा ही नहीं। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, 0 से थोड़ी सी फालतू, तो हम लिमिटिंग वैल्यू 0 लेके निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 0 पुट करूं यहाँ पे देखो, है ना, तो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि L जो है वो आपके पास क्या आ गया, 100। यानी कि लेबलिंग की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, 100। ऑब्वियसली 100 नहीं होगी, 100 से थोड़ी ऊपर होगी, क्योंकि SO3 0 करते ही तो आपके पास ओलियम ही नहीं रहा, वो तो H2SO4 रह गया खाली, है ना। तो कुछ ना कुछ तो SO3 होगा, है ना, 0 से थोड़ा सा ही ज्यादा हो बेशक से। तो L जो है आपके पास वो 100 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। लेकिन फिर भी लिमिटिंग केस में बोल सकता हूं कि भैया 100 से ऊपर ही रहेगी आपके पास क्या, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। तो लेबलिंग जो है आपके पास, लेबलिंग ऑफ ओलियम जो है वो हमेशा 100 से ऊपर होगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो SO3 रहेगा ही रहेगा, और मैंने SO3 0 मान के यहाँ पे लेबलिंग निकाला है। तो ये आपको समझ लेना है कि ओलियम की लेबलिंग कभी भी हमारे पास 100 से नीचे नहीं रहेगी, हमेशा 100 से ऊपर रहेगी। अब हम निकालते हैं कि आपके पास जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ना। तो आप बच्चे जरा इसको निकाल के मुझे बताओ, देखता हूं मैं आप कितना मेरे साथ समझ रहे हो इन चीजों को। तो जरा निकाल के बताइए आप कि परसेंटेज लेबलिंग जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, देखते हैं कितने बच्चे सही निकालते हैं। निकालिए भाई। शाबाश, कीजिए इसको सोल्व। बताइए मुझे मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग क्या रहेगी ओलियम की। वेट कर रहा हूं मैं। शाबाश। देखते हैं किस बच्चे का आंसर ठीक आता है। कोई नया स्टूडेंट है, बोल रहा है आई एम फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। चलिए आप कहीं से भी हो बेटा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। बाकी बच्चे करें, क्वेश्चन सोल्व करें भाई, किसी का भी आंसर नहीं आया है मेरे पास अभी तक। इवोल्यूशन सेगा आपका नाम क्या है? भैया इवोल्यूशन सेगा ने आंसर सही दिया है सबसे पहले। काफी अभी अब ये क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने नाम से नहीं आ रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन लोग हैं। इवोल्यूशन सीगा, बेटा नाम बताओ, क्या नाम है आपका? तो काफी बच्चों ने आंसर जो करेक्ट दिया है। चलिए अब मैं इसको जो है सोल्व करता हूँ, है ना। काफी सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 112.5 हो सकती है ना। ये मैक्सिमम है, इससे नीचे ही रहेगा। तो वेरी गुड, इसका मतलब आप सब लोग जो हैं चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम जो है, ठीक है, वो निकालते हैं हम। तो जैसे मैंने अभी लिखा था कि अमाउंट ऑफ SO3 इज इक्वल टू हमारे पास लेबलिंग, ये पेन अमाउंट ऑफ SO3 इज इक्वल टू लेबलिंग -100 इंटू 4.44। ठीक है, तो अब भैया आपके पास जो SO3 का मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है, वो हो सकता है 100 ग्राम, है ना। कि जो 100 ग्राम ओलियम ले रहे हो उसमें सारा का सारा आपने SO3 ले लिया। ऑब्वियसली वो तो होना नहीं है,
क्योंकि सारा SO3 होने के बाद ओलियम नहीं बोलेंगे उसको, है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 100 ग्राम है। अब ये अगर आप यहाँ पे पुट करो, ठीक है, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो 100 डिवाइड बाई 4.44 और ये इधर प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू L। तो ये वाली वैल्यू जो है ये मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने निकाल लिया है, 22.5 आई थिंक आ रही है ना, 22.5 आ रहा है। तो आपके पास मैक्सिमम जो है ये हो सकती है लेबलिंग, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम जो है आपके पास जो लेबलिंग है ये आपके पास 122.5 है ना। यानी कि आपके पास जो ओलियम है, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सी वैल्यू ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग नहीं हो सकती, और मान लीजिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 90, है ना, 90 हो गया, 102 हो गया, 105 हो गया और 125 हो गया। जैसे कि मैंने बताया 100 से हमेशा ऊपर होगा तो ये नहीं हो सकता, है ना, और अभी हमने देखा 122.5 से हमेशा नीचे होगा तो ये भी नहीं हो सकता। तो परसेंटेज लेबलिंग जो है आपके पास 100 से हमेशा ऊपर होगी और 122.5 से हमेशा क्या होगी, नीचे होगी। इन दोनों के बीच में ये लाई करेगी। तो आई थिंक आप जो है ये लेबलिंग तो समझ गए होंगे, लेबलिंग क्या होती है क्या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली हमारे पास चीज आती है वो आता है कि व्हाट इज परसेंट फ्री SO3 इन ओलियम, है ना, कि आपके पास फ्री SO3 कितना प्रेजेंट है ओलियम में। तो ये हम लोग निकाल ही चुके हैं, आराम से हो जाएगा। हमारे पास अमाउंट ऑफ SO3 जो है वो मैंने निकाला, लेबलिंग जो है आपके पास -100 ये देता है अमाउंट ऑफ वाटर, इसको मल्टीप्लाई करना है 4.44 से, ये अमाउंट ऑफ SO3 हो गया जो ओलियम में प्रेजेंट है। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम, है ना। तो परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम आपने निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, अमाउंट ऑफ SO3 लिखोगे डिवाइड बाई आप लिखोगे अमाउंट ऑफ ओलियम जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। अब आपको ये पता है कि ये अमाउंट ऑफ ओलियम जो है कितना लिया था हमने, 100, है ना। तो अमाउंट ऑफ SO3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 100 से 100 क्या हो गया भाई, कैंसिल। तो ये अमाउंट ऑफ SO3 के बराबर ही आ गया। यानी कि मेरे पास जो परसेंटेज ऑफ SO3 या फ्री SO3 नोलियम है वो आपके पास अमाउंट ऑफ SO3 जो हम निकालते आए थे उसके ही क्या है, बराबर। कुछ नया नहीं करना है हमें, है ना। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 दिया होता है और ओलियम जो है उसका आपको परसेंट लेबलिंग करना होता है, या उल्टा भी आता है, परसेंट लेबलिंग दिया होता है और आपको जो परसेंट फ्री SO3 निकालना होता है। तो एक छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल इसी के ऊपर करते हैं, देखते हैं आप लोग कितने जल्दी करते हो इसको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इफ परसेंट फ्री SO3 in oleum is 20%, then label the sample of oleum in terms of H2SO4। आपके पास SO3 जो है उसका परसेंटेज दिया हुआ है ओलियम में 20%, तो बताइए जो ओलियम है उसकी लेबलिंग करनी है आपको ना, ठीक है। तो कीजिए जरा क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देता है फटाक से, शाबाश। शाबाश बेटा, फटाक से आंसर दीजिए।
इवोल्यूशन सागा जो है इनका आंसर ठीक है, 104.5। मुस्कान ने भी ठीक आंसर दिया है, कपिल शर्मा ने भी ठीक दी, 104 लिखा है, 104.5 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं, काफ़ी बच्चों ने किया है ये। तो जैसे कि हमने अभी करा, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम इज 20%, ना। आपके पास जो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 20% दिया, और अभी मैंने बताया आपको कि परसेंटेज ऑफ SO3 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SO3, है ना, अभी किया है हमने बेटा। ठीक है, तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 20 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास 100 ग्राम अगर आप ओलियम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास 20 ग्राम क्या है, SO3 है, और 80 ग्राम जो है वो आपके पास H2SO4 है। ठीक है, तो आपको करनी है परसेंटेज लेबलिंग, है ना। तो आप चाहें तो सीधा फॉर्मूला लगा दें, या आप वैसे कर लें। जैसे फॉर्मूला लगाएं हम लोग, तो मैंने क्या बताया आपको, अमाउंट ऑफ SO3 इज इक्वल टू लेबलिंग इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू लेबलिंग माइनस 100 इंटू 4.44। तो अमाउंट ऑफ SO3 जो है हमारे पास, वो हमने निकाल लिया है 20, है ना। तो ये 4.44 डिवीजन में आ जाएगा, L माइनस 100, है ना। तो ये मेरे ख्याल से निकल के आ रहा है आपके पास 4.5। ठीक है, तो लेबलिंग आपके पास आ जाएगी 104.5। ठीक है बेटा, तो एक आसान सी प्रॉब्लम थी ये। अब जरा हम थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम जो उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये सैंपल ऑफ ओलियम इज लेबल्ड एज 112%। इन 200 ग्राम ऑफ दिस सैंपल 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडिड। The resulting solution will contain how much free SO3 and how much gram of pure H2SO4, है ना। ये बोल रहा है कि 112% लेबल है ओलियम, और उसमें 200 ग्राम सैंपल लिया है आपने, और उसमें 18 ग्राम वाटर डाला है ना। तो पूछ रहा है रिजल्टिंग सोल्यूशन में कितना फ्री SO3 रहेगा। तो ये जब ये बोल रहा है कि फ्री SO3 रहेगा, तो इसका मतलब सारा का सारा SO3 H2SO4 में कन्वर्ट नहीं हुआ है ना। एंड हाउ मच ग्राम ऑफ प्योर H2SO4 विल बी फॉर्म, है ना। तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, पीछे से ये देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अच्छे से। कीजिए, शाबाश। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं ढंग से। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, है ना, लेकिन ये अगर आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जो परसेंटेज ऑफ लेबलिंग जो है ये आपका एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर सही देते हैं। नितिन ने आंसर दिया है 3%। बेटा एक्चुअल में आपको इसमें फ्री SO3 और H2SO4 निकालना था फाइनल सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए ढंग से। ये बोल रहा है 200 ग्राम सैंपल में 18 ग्राम आपने वाटर डाला है ना। और इसको समझिए क्वेश्चन को कि 200 ग्राम
सैंपल में 18 ग्राम वाटर डाला है, तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, फ्री SO3, यानी कि आपके पास जो SO3 है वो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, वाटर कम डाला है आपने। ये पीका पीका पिकाचू जो है इन्होंने सही आंसर दिया है ना, 26.67 फ्री SO3, ये तो ठीक है भैया। जो पीका पीका पिकाचू जो है इन्होंने जो आंसर दिया है SO3 का तो सही दिया है, लेकिन H2SO4 का भी आंसर सही नहीं आया है ना। फ्री SO3 का तो ठीक है, आंसर जो है आपके पास 26.67 बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपके पास H2SO4 है उसका आंसर, ये H2SO4 का आंसर यतीन ने ठीक दिया है भाई। भाई +2 वालों, अब तुम देख लो, ये +1 का बच्चा है और इसके आंसर तुम लोगों से पहले से ही आ गए हैं। हाँ, वेल डन यतीन बेटा, शाबाश, है ना। यतीन ने सबसे सही आंसर दिया है ना। सबसे पहले दोनों चीजें यतीन ने निकाली हैं भाई, क्लैपिंग है इसके लिए, है ना। +2 के बच्चे भी हैं यहाँ, +1 के बच्चे भी हैं, और +1 के बच्चे ने देखो जो है +2 वालों तुमसे पहले आंसर निकाल के दे दिया है, ठीक है। तो चलिए, काफी लोगों ने कर दिया है क्वेश्चन सोल्व, तो अब मैं इसको जो है क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ है वो इसको जरा देखेंगे। तो देखिए, ए सैंपल ऑफ ओलियम हमारे पास, ठीक है, सैंपल ऑफ ओलियम है जिसकी लेबलिंग है 112%। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 ग्राम लोगे ओलियम, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे पास आपको ऐड करना पड़ेगा 12 ग्राम H2O, है ना, और आपको मिल जाएगा 112 ग्राम H2SO4, है ना, ये मतलब है। लेकिन हमें इन चीज़ों से कुछ नहीं करना है, हमें तो 100 ग्राम में ये पता करना है कि कितना SO3 और कितना H2SO4। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अमाउंट ऑफ SO3 इज इक्वल टू, जो लेबलिंग होती है घटा में 100, तो इससे क्या आ जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में 4.44, है ना। तो ये आपके पास आ गया 12 गुना 4 गुना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 53.328 ग्राम, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ SO3 आ गया, तो अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा भाई, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ H2SO4 है वो आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 53.328, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, अगर आप घटाएंगे तो 46.672 ग्राम, ठीक है। तो मेरे पास जो 100 ग्राम ओलियम है इसमें ये आ गए SO3 और H2SO4, तो 200 ग्राम में कितने होंगे, डबल, ठीक है। 200 ग्राम में कितने होंगे भाई, 200 ग्राम में अब SO3 क्या हो जाएगा, ये जो 53.328 इसका डबल, ठीक है, और ये आपके पास आएगा 106.656 ग्राम, ठीक है। और आपके पास जो H2SO4 है वो भी डबल हो जाएगा 200 ग्राम में, वो हो जाएगा 46.672 मल्टीप्लाई में 2, है ना। तो ये आपके पास आएगा 93.344 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास 200 ग्राम वॉल्यूम में दोनों चीजें आ गई हैं, SO3 कितना है और H2SO4 कितना है। अब आप देखिए, आपने जो वाटर डाला है 18 ग्राम डाला है, और 18 ग्राम वाटर के लिए तो अब तक हम निकालते आए, इतनी बार निकाला है, 80 ग्राम SO3 चाहिए, है ना। ये होता है ना रिएक्शन इनका। तो मोल कॉन्सेप्ट से अगर ये 18 ग्राम है तो इसके लिए SO3 कितना चाहिए, 80 ग्राम। तो अब अगर आप इसमें डालते हैं 18 ग्राम वाटर, है ना, क्या डालते हैं आप, 18 ग्राम वाटर डालते हैं बेटा, ठीक है। तो 18 ग्राम अगर आप वाटर डालेंगे इसके अंदर, तो फिर
बहुत सिंपल सी एक चीज है कि SO3 जो है 18 ग्राम आपका यूज हो जाएगा, यानी कि SO3 लेफ्ट कितना होगा, ठीक है, वो होगा 106.656 माइनस में 80, है ना। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26.656, ठीक ना। इतना तो आपके पास SO3 बच गया। अब नेक्स्ट सवाल है कि H2SO4 कितना बना। तो गौर करो, H2SO4 पहले आपके पास जो था वो इतना था, ठीक है, 93.34, ठीक है। और ये 80 ग्राम SO3 जब 18 ग्राम H2SO4 के साथ मिलेगी तो यहां से कितना बनेगा भैया, 98 ग्राम। यहां से कितना बनेगा, 98 ग्राम। तो देखिए ये तो पहले से था आपके पास 93.34, और जो SO3 80 ग्राम 18 ग्राम वाटर के साथ कंबाइन होके ये बना दिया, ये आपके पास नया बन गया H2SO4। तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, 191.34, ठीक है। तो H2SO4 आपके पास जो बना वो इतना बना। अब मेरे ख्याल से जो बच्चे मिस आउट कर गए वो क्या कर गए, उन्होंने खाली यही ध्यान रख लिया, है ना। ये जो आगे की चीज है हमारे पास कि कितना और H2SO4 बना, ये 98, ये तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसी वजह से उनका आंसर गलत आ गया। यहाँ पे थोड़ा लाइट चली गई है तो थोड़ा सा डार्कनेस हो गई रूम में, तो शायद मेरे फेस पे आपको कुछ डार्कनेस दिखाई दे, है ना। क्योंकि यहाँ पे एकदम लाइट यहाँ पे चली गई है, सिर्फ इन्वर्टर पे सब कुछ चल रहा है। चलिए कोई नहीं, आप लोग पढ़ाई इंजॉय कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम, ठीक है। हमारे पास जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है और जो ओलियम होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है और जो ओलियम है वो दोनों के दोनों आपके पास सेम चीज है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया ओलियम तो भैया आपके पास SO3 प्लस H2SO4 को बोलते हैं, ठीक है। ये कोई भी आपके पास कंसंट्रेशन हो सकती है, ठीक है। SO3 प्लस H2SO4 इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, कितना भी आप SO3 डिजोल्व कर दीजिए H2SO4 में, है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है इन पर्टिकुलर जब आपके पास ये 1:1 के रेशियो में कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं H2S2O7, जिसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है ना, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये H2S2O7 जो है इसको बोलते हैं हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है मेरे पास, ये कब बनता है और कहाँ बनता है ना, इसके ऊपर चलता हूं मैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ओलियम क्या है और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है। ओलियम क्या है आपके पास, ओलियम इज सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4, है ना। किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर H2SO4 में कितना भी सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके पास डिजोल्व हो उसको ओलियम बोलते हैं हम लोग। 1:1 के रेशियो में जब H2SO4 SO3 कंबाइन होते हैं टू फॉर्म H2S2O7 तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पिक्चर में आता है और कहाँ नहीं, है ना, उसके ऊपर मैं चलता हूँ। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है बेटा, इट इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, एंड ए माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड अनहाइड्रस H2SO4। अब इससे क्या मतलब है, देखिए
जब हम ये बोल रहे हैं कि ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने बोला कि उसमें SO3 प्रेजेंट है प्लस H2SO4 प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। वो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कुछ आपके पास SO3 है ना H2SO4 के साथ कंबाइन होकर के वो बनाता है H2S2O7, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा, ठीक है, लेकिन कुछ है ना आपके पास जो है SO3 H2SO4 मिलके बनाते हैं H2S2O7, यानी कि ओलियम के अंदर एक्चुअल में H2SO4 होता है, SO3 होता है और कुछ H2S2O7 भी होता है, ठीक है। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज इन एक्चुअल ए पार्ट ऑफ ओलियम, ठीक है। ये अलग बात है कि हम जब प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हम यही मान लेते हैं कि उसमें खाली H2SO4 और SO3 है, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास जब ओलियम लेते हैं आप, तो उसके अंदर H2SO4 भी होता है, उसके अंदर आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, और कुछ सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 मिलके क्या बनाए होते हैं H2S2O7। तो इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, तो तीनों चीजें होती हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्योर, है ना, प्योर बोल रहा हूं H2SO4 लो, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें भी आपके पास एक इक्विलिब्रियम होता है, और वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम ये होता है H2SO4 इन इक्विलिब्रियम विद SO3 प्लस H2O, है ना। और SO3 फिर आपके पास कुछ H2SO4 के साथ कंबाइन होती है टू फॉर्म H2S2O7, ठीक है, क्लियर है। तो प्योर H2SO4 में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 प्रेजेंट होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ H2S2O7 प्रेजेंट होता है, यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं विद H2SO4। हाँ, ये बात अलग है कि इक्विलिब्रियम में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी है आपके पास वो H2SO4 की है, ठीक है, क्लियर है भाई। देखिए ऐसा है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ जो है ना चैट के ऊपर ही चले हुए हैं, तो मे भी शायद मैं चैट डिसेबल कर दूं, ज़्यादा अच्छा रहे, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं है और सिर्फ चैटिंग पे लगा हुआ है। तो बेटा चैटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है ये, पहले तो बता दूं मैं आपको, ठीक है। और मैं इसको फिर चैट को डिसेबल कर दूंगा अदरवाइज, ठीक है। तो आप जो है कृपा करके पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। यहाँ पे आप आए पढ़ने के लिए, मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि मैं आपका एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पे मूवी नहीं चल रही है रात के, अभी जो है 10:30 बज गए हैं, हमने 9:30 स्टार्ट किया था, थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है लेक्चर ये। तो आप कम से कम इतना समझिए कि आप यहाँ पे आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं। तो जिस बच्चे को नहीं पढ़ना है वो यहाँ से लीव कर सकता है, देखिए, है ना। आप कम से कम इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, टीचर 9:30 से 10:30 का टाइम जो है पढ़ाने में लगा रहा है, और आप यहाँ पे आके जो है बेफालतू की चैटिंग कर रहे हैं, जिससे कि जो है बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, ये है ना। आप जो है यहाँ पे इस तरह की चीज़ें ना करें, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर मैं चैटिंग को डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, टाइमर लगा देंगे, है ना, बाकी सेटिंग सारी कर देंगे। तो आज के लिए उनकी क्लास चल रही है, ठीक है, तो मैं जो है ये चीज़ें थोड़ी सी जो है स्टडी कर लूँगा कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि ये यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रही है। कुछ बच्चे जो हैं ये भैया जो है मान के नहीं देंगे, ठीक है। तो पता नहीं इन लोगों को जो है, चलिए मैं इन सब पे ध्यान मत दीजिए, है ना। आप सब लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थोड़े समय का बचा है, तो मैं जो है इसको यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा फटाफट। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी सेटिंग इस तरह से लेके चलूँगा कि
ये इस तरह की बकवासबाजी जो है यहाँ पे ना हो, क्योंकि इतना अच्छा सेशन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को जो है इन सब से कोई मतलब नहीं है। चलिए भाई, तो थोड़ा ही सेशन हमारे पास बचा हुआ है अभी। तो ये सब जो है मैंने अभी डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और जो हमारे पास ओलियम है इसमें क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ओलियम, है ना। तो ओलियम की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हैं? बहुत ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं है, कुछ ऐसी ओलियम की एक दो रिएक्शन है बता देता हूँ। जैसे एक इसका होता है डिहाइड्रेटिंग नेचर, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग नेचर, ठीक है। तो ये बिल्कुल H2SO4 की तरह डिहाइड्रेटिंग नेचर रखता है। जैसे कि अगर आप टेबल शुगर लो, है ना, आपकी चीनी जो है, और उसमें आप डालो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ये क्या करता है, सिर्फ कार्बन रह जाएगा पीछे और सारा का सारा वाटर जो है यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो पीछे आपके पास कार्बन ब्लैक बचेगा। तो ये दिखाता है कि H2SO4 कितना डिहाइड्रेटिंग है नेचर, है ना। जो चीनी होती है उसमें से सारा का सारा पानी उसने निकाल लिया और पीछे कार्बन रह गया। सेम रिएक्शन आपके पास ओलियम भी देगा, है ना। ओलियम भी उसी की तरह डिहाइड्रेटिंग है ना। ओलियम इनफैक्ट ज्यादा डिहाइड्रेटिंग है क्योंकि उसके अंदर SO3 प्रेजेंट है, ठीक है। H2SO4 में तो आपके पास H2SO4 है, लेकिन आपके पास जो ओलियम है उसमें H2SO4 के साथ SO3 प्रेजेंट है, तो इनफैक्ट वो ज्यादा डिहाइड्रेटिंग होती है आपके पास, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ओलियम इज ऑल्सो ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वैसे ही हमारे पास ओलियम की है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन है। आपने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग पढ़ा होगा कि आप बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन करना है तो आप क्या लेते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, और आपके पास नाइट्रेशन हो जाता है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको डीएक्टिवेट करता है ये, ठीक है। तो भैया हमारे पास अगर दूसरा नाइट्रेशन मुझे करना है तो सेम रिएजेंट से नहीं कर सकता मैं। ये रिएजेंट अब इस रिंग के ऊपर दूसरा नाइट्रेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन ओलियम जो है अगर आप ले लोगे, है ना, ओलियम और कंसंट्रेटेड HNO3, तो अब ये आपके पास इस रिंग के ऊपर दूसरा नाइट्रेशन भी कर देगा, है ना। तो जो नॉर्मल आपके पास नाइट्रेटिंग रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, वो एक बार नाइट्रेशन करते हैं, दोबारा नाइट्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि NO2 लगने के बाद रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड हो जाती है। लेकिन ओलियम जो है वो और भी अच्छा रिएजेंट है, और भी पावरफुल रिएजेंट है, तो वो अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ यूज करोगे तो फिर आपके पास जो है वो एक और NO2 इस रिंग के ऊपर लगा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि क्या कोई साल्ट है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है ये होता है हमारे पास ये, है ना, हमने अभी पढ़ा। तो क्या कोई साल्ट है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का? जी हाँ, एक साल्ट है ना, पोटेशियम पायरोसल्फेट, ठीक है। और ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है? ये ऑब्टेन्ड होता है आपके पास पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है, इसको बेटा अगर आप हीट करते हो, है ना, तो आपके पास पोटेशियम पायरोसल्फेट बन जाता है और वाटर निकल जाता है ना। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो आप पढ़ते हो H2S2O7 जिसके बारे में मैंने बताया, उसका एक साल्ट है हमारे पास वेल नोन, जो कि आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए, पोटेशियम पायरोसल्फेट, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। पहला सेशन था, कुछ कमियां रही हैं, मैंने देखा कि थोड़ा सा कमेंट बाजी में प्रॉब्लम है ना, इसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे।
लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी, है ना। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे, जो कि मंडे को मिलेंगे, तो और भी कुछ जो है अच्छी बातें हम केमिस्ट्री में सीखेंगे, अच्छी कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इसका डीपीपी मैं थोड़ी देर में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये जो आपके पास वीडियो है, ये पूरा रिकॉर्ड होके यूट्यूब डालने वाली है, तो जैसे ही वो आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डीपीपी डाल दूंगा। उसमें 3-4 प्रॉब्लम होंगी और आप सब बच्चे वो प्रॉब्लम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे शुरू से आखिर तक जुड़े रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। अगर लर्न किया है आपने आज कुछ नया, थम्स अप दीजिए एक, सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, एक थम्स अप दीजिए जाने से पहले सब, अगर आपने जो है आज सही में कुछ सीखा है तो। चलिए तो बेटा अब जो है हम लोग जो है ना इसको एंड करेंगे और मंडे को मिलेंगे। मंडे को फिर से कोई टॉपिक लेके आऊंगा मैं, और अगली बार ये थोड़ा सेटिंग ऐसे रखेंगे कि ये सही में लर्निंग प्लेटफॉर्म बने। कुछ बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो वो ना हो। और जितने बच्चों ने ये लाइव सेशन देखा है तो मेरे ख्याल से उनको बहुत काम आने वाला है। एंड आई होप मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से नई चीज़ें सीखेंगे। टिल देन बाय।